दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, किसानों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के विभिन्न इलाकों में बैरिकेडिंग का काम 5 अक्टूबर की शाम से शुरू होगा या 8 अक्टूबर की शाम से शुरू होगा। यह बड़ा जिज्ञासा भरा सवाल बनता जा रहा है और जिज्ञासा भरा सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठनों और किसानों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। उनकी प्रमुख मांगों को एक तरफ से देखें तो मोटे तौर पर जो चीजें समझ में आती है वो यही है कि स्वामीनाथन फॉर्मूला यानी C2 प्लस 50% के साथ MSP गारंटी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी प्रदान करने वाला कानून सरकार कब लेकर आती है। और जब यह सवाल किसानों का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है तो इस सवाल के बीच हरियाणा का चुनाव भी आ गया है और इस सवाल के बने रहने के दरमियान ही पिछले 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के इलाके में किसान जमे हुए हैं। उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। वो देश की राजधानी में पहुंचकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीशों को अपनी बात उनके सम्मुख रखना चाहते हैं। और क्यों नहीं दिल्ली आने दिया जा रहा, तो जरा इसकी पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। पिछली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020-21 के दौर में 3 विवादास्पद कृषि कानून लाए जो मंडी और कृषि और उसके साथ साथ मंडी कृषि संबंधों को पुनर्परिभाषित करने वाले कानून थे। लेकिन उस कानून से इस देश के किसानों को लगा कि इस कानून से खेती और उसके विपणन का, उसकी मार्केटिंग का अधिकार उनके हाथ से निकल जाएगा। किसानों की चिंता वाजिब थी और इसको लेकर देश भर में किसान आंदोलन चला। और किसान आंदोलन के दरमियान आम तौर पर जो किसी भी आंदोलन में होता है, चाहे वो जेपी मूवमेंट रहा हो, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत का किसान आंदोलन रहा हो, चाहे अन्ना आंदोलन रहा हो, दिल्ली के रामलीला मैदान तक जो आंदोलनकारी पहुंचते रहे, जंतर मंतर तक जो पहुंचते रहे, वहां पहुंचने की बजाय दिल्ली के चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर किसानों को रोक दिया गया। यूपी की तरफ से दिल्ली का एक ही इलाका लगता है, पूर्वी इलाका, लेकिन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 3 तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की राजधानी हरियाणा से घिरी हुई है। और हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले किसान आंदोलन को, जिसके दबाव में तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, उसके बाद की परिस्थितियों में दोबारा जब MSP गारंटी की मांग और स्वामीनाथन फॉर्मूले को लेकर आंदोलन शुरू हुए, उस वक्त हरियाणा के बॉर्डर में भी दूसरे राज्यों के किसानों को रोकने का पुख्ता इंतजाम किया और साथ साथ हरियाणा के किसान भी संगठित होकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ ना बढ़ जाएं, इसका भी राज्य के शासन तंत्र का इस्तेमाल करते हुए पुख्ता इंतजाम किया। लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दरमियान ही यह विषय कौतूहल का इसलिए बन गया है कि क्या 5 अक्टूबर की शाम से ही बैरिकेडिंग लगेगी। वो बैरिकेडिंग जो वोटिंग की शाम के बाद, जब वोटिंग हो जाने के बाद तस्वीर साफ होती है कि सरकार किसकी बन रही है, उसे देखते हुए लगेगी, या 8 अक्टूबर की शाम जब काउंटिंग हो जाएगी तब लगेगी। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान भी इसको लेकर के काफी कौतूहल के साथ देख रहे हैं। और हरियाणा में जिस प्रकार के हालात हैं, और हरियाणा पंजाब एक ऐसा इलाका है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इसके साथ जोड़ ले तो ये एक ऐसा इलाका है जहां खेती एक बहुत बड़ी आबादी की अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत को यूं तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा भी करते थे कि सब कुछ इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। लेकिन इस देश के किसानों को विवादास्पद कानूनों को रद्द करने के लिए 13 महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करवाया गया उनसे। और अभी भी 13 फरवरी से किसान जमे हुए हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर के विभिन्न इलाकों में। मैं खुद वहां गया था फरवरी के महीने में और मैंने देखा किसानों के जज्बे को और उनकी हालत को, अपने खेतों के साथ उनकी मोहब्बत को और अपने पेशे के साथ उनके प्यार को, सब कुछ देखा। और किसानों की जो स्थिति है और जो मांग है उसे लेकर उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि दिल्ली तक जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, वो नहीं जाने दे पाई। हरियाणा के किसान भी इसको लेकर के परेशान थे कि आखिर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन क्यों किया जा रहा है, उन्हें आंदोलन करने से और दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है।
आज की तारीख में हरियाणा के विधानसभा चुनाव को न सिर्फ हरियाणा के किसान, न सिर्फ हरियाणा के आम वोटर, बल्कि हरियाणा से होते हुए जिन किसी राज्यों के लोग दिल्ली तक पहुंचते हैं, अपने देश की राजधानी तक पहुंचते हैं, उन राज्यों की भी नजर है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका हो, चाहे वो राजस्थान हो, इन सभी इलाके के लोगों को इस बात का बहुत शिद्दत से इंतजार है कि उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता दिलाने वाली सरकार बनने जा रही है या नहीं जा रही है। दिल्ली जाकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखने का मौका दिलाने वाली सरकार हरियाणा में आएगी या नहीं आएगी। आमतौर पर एग्जिट पोल वोटिंग के बाद आते हैं और मतगणना के बाद सरकार बनती है, विधायक दल की बैठक होती है, सरकार बनती है, शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी होती है, तब जाकर नई सरकार बनती है। लेकिन जो राज्य की ब्यूरोक्रेसी होती है, वो मतदान के दिन शाम में उसे सबसे पहले जानकारी मिल जाती है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और जिसकी सरकार बनने जा रही है उसके दरवाजे पर, उनके नेताओं के दरवाजे पर वोटिंग के दिन से, कई बार तो वोटिंग के पहले से ही गुलदस्ते पेश किए जाने अफसरों की तरफ से शुरू हो जाते हैं। मलाईदार पोस्टिंग की चाहत में सब शुरू होता है। नई सरकार और नौकरशाही के बीच बेहतर तालमेल की प्रतीक्षा में भी ये सब शुरू होता है। लेकिन इन सब के बीच किसान अपनी मांगों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर बेचैन हो रहे हैं। बात यदि हरियाणा की ही करें, किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा रेसलिंग फेडरेशन को लेकर विनेश फोगाट और दूसरे महिला पहलवानों के बीच, उनके साथ रेसलिंग फेडरेशन का कितना बड़ा विवाद हुआ, जंतर मंतर पर कितना बड़ा आंदोलन हुआ। हरियाणा की सर्वखाप पंचायत ने उसे समर्थन दिया, किसान संगठनों ने उसे समर्थन दिया। और इन दोनों ही परिस्थितियों को जोड़कर देखें तो चाहे महिला पहलवान का आंदोलन, किसान का आंदोलन, किसान घरों के बच्चे जो सरकारी नौकरी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री में जाते हैं, उनका आंदोलन, ओल्ड पेंशन का आंदोलन, और इन सब से जुड़ा हुआ अग्निवीर का आंदोलन, बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही। ये सब जब एक साथ जुड़ते हैं तो सबके केंद्र में हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में किसानी का मुद्दा आता है, खेती का मुद्दा। अब सवाल यह उठता है कि खेती का मुद्दा हरियाणा में अचानक केंद्र में क्यों आ जाता है? कृषि प्रधान इलाका तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भी है, लेकिन वहां खेती के मुद्दे प्रमुखता से नहीं आ पाते चुनावी मुद्दे के तौर पर, जितना कम से कम उस तरह से तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल में नहीं आते खेती के मुद्दे चुनावी मुद्दे के तौर पर, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में आते हैं। तो इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे इलाकों में देखें तो जिनके पास जमीनें हैं, उनके घर के लोग खेती करने और खेती कराने में दिलचस्पी नहीं लेते। वो खेती किराए पे किसी को दे देते हैं और फसल में से अपना हिस्सा तय करके उनसे ले लेते हैं जो पट्टे पे खेती करते हैं। हरियाणा, पंजाब की स्थिति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे अलग है। यहां खेती एक जज्बा है, खेती एक जुनून है। खेती करने के लिए यूपी, बिहार से जनरल बोगियों में भरकर मजदूर जाते हैं, और अब तो पंजाब के किसान मजदूरों को कनाडा तक लेकर जा रहे हैं। बिहार, यूपी के मजदूरों को आप यूट्यूब पर जाकर उनके फुटेज देख सकते हैं। हरियाणा की स्थिति इसलिए भी कृषि के साथ जज्बाती तौर पर ज्यादा जुड़ती है क्योंकि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हुआ 44.2 लाख हेक्टेयर जमीन हरियाणा की कुल है, और 44.2 लाख हेक्टेयर जमीन की में खेती कितनी जमीन पर होती है? पूरे देश में आंकड़ा सबसे ज्यादा है प्रतिशत के रूप में देखें, जहां राज्य की कुल जमीनों के 85.03% जमीन पर खेती होती है। और यह आंकड़ा भू उपयोग सांख्यिकी, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स के 2017-18 के डेटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, जो डेटा मुझे उपलब्ध है। 2017-18 का डेटा जो भू उपयोग सांख्यिकी यानी लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है, उसमें हरियाणा की 85.03% जमीन पर खेती होती है। बाकी 15% से भी कम जमीन पर दूसरे काम होते हैं, घर, आवास, अपार्टमेंट, सड़कें, ये सब उससे कम जमीन पर है, 15% में है। अगर इसको हेक्टेयर में देखने की कोशिश करें तो 44.2
2 लाख हेक्टेयर जो हरियाणा के पास कुल जमीन है, उसमें से 37.59 लाख यानी 37.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती होती है। पूरे देश में आंकड़ा सबसे ज्यादा है कि किसी राज्य की 85% से ज्यादा जमीन पर सिर्फ खेती होती है। और यह स्थिति, ये देश के बड़े राज्यों के बीच का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बड़े इलाके पर जब खेती होती है तो स्वाभाविक है कि जब जिस राज्य की 85% से ज्यादा जमीन पर खेती होती है, गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ दें तो राज्य की अधिकांश जनसंख्या, तमाम दूसरे जिलों में रहने वाले लोगों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो जब कृषि पर निर्भर है तो यूरिया और डीएपी की कीमत, एमएसपी और स्वामीनाथन फॉर्मूला, एमएसपी का मूल्य, एमएसपी के अंदर कौन कौन सी सब्जियों को और फलों को लाया जाए, सब्जियों को तो साउथ में केरल ने लाया था, फसलों को जो लाया गया है उस पर क्या कीमत हो, मंडी व्यवस्था कैसी हो, ये सारी चीजें जज्बाती रूप से किसानों से जुड़ती है और किसान एक वोट बैंक के रूप में बदलता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हरियाणा की परिस्थिति को और दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश करें तो हरियाणा के लोग सरकारी नौकरियों में भी जो जाते हैं, ज्यादातर कृषि उनके लिए प्रमुख मुद्दा है, खेती प्रमुख मुद्दा है और खेती के पैसे से वो जाते हैं। खेती से होने वाली आय इस देश में अगर देखी जाए तो प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा जिन राज्यों में है, हरियाणा उनमें से एक है। 2022 के आंकड़े को देखें तो 20,000 रुपए खेती में लगे हुए लोगों में से कि आय निकाले तो 20,000 रुपए प्रति माह खेती से होने वाली आय है। जरा देखिए, 20,000 रुपए प्रति माह, क्या यूपी बिहार के किसानों की आय खेती से है? नहीं है। ये आज की हकीकत है और इस हकीकत के साए में यदि हिंदुस्तान को देखने की कोशिश करें तो चीजें साफ हो जाती है कि हरियाणा में कृषि का मुद्दा, कृषि के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। अब मैं उस सवाल पर आता हूं जिस सवाल के साथ इस वीडियो की शुरुआत की कि 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की तारीख किसान आंदोलन के लिहाज से, किसान संगठनों के लिहाज से, इनके जज्बे के लिहाज से, वोटिंग के लिहाज से, वोटिंग प्राथमिकताओं के लिहाज से, राजनीतिक दलों के लिहाज से और दिल्ली की सरकार की बढ़ती हुई चिंता के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है, अगर 5 अक्टूबर की शाम तक ये लग गया कि हरियाणा की सरकार बदलने वाली है तो तय मानिए किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूल जाइए एग्जिट पोल देखना। अगर 5 अक्टूबर की शाम को टेलीविजन खोलकर एग्जिट पोल देखना पड़े तो इसका मतलब यह है कि वो एग्जिट पोल सही नहीं होगा। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। 5 अक्टूबर की शाम तक सबको पता चल जाएगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है या सरकार कांग्रेस की बन रही है। अगर सरकार कांग्रेस की के बनने के लक्षण दिख गए तो बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा संभव है, बहुत संभावना है कि बैरिकेडिंग 5 तारीख की शाम या रात से ही दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर शुरू हो जाए, किसानों को रोकने की तैयारी शुरू हो जाए। और अगर थोड़ा भी डाउट होगा या भाजपा की सरकार बनने की स्थिति बन रही होगी तो 8 अक्टूबर तक कुछ नहीं होगा। 8 अक्टूबर की काउंटिंग में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है, कौन विपक्ष में बैठ रहा है। तब जाकर बैरिकेडिंग की जाए या नहीं की जाए वो फैसला होगा। आज के हालात में कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस बुलंदी पर है। और बात भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस की करें, आज ही एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ सामने से मनोहर लाल खट्टर के सामने एक नवयुवक कुछ कहता है तो उसे सभा से बाहर निकालने की बात कही जाती है और मंच से यह भी कहा जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। तो हरियाणा के नौजवानों की हिम्मत इस देश के किसानों को 13 महीने तक बॉर्डर पर बिठाकर अपनी तरफ से अपने सामर्थ्य के बूते खाना खिलाने, पानी पिलाने, उनका इलाज करने, उनकी सेवा करने की रही है। उन नौजवानों की, उस राज्य के नौजवानों की हिम्मत पर राज्य का एक पॉलिटिशियन सवाल उठा रहा है। यह स्थिति हरियाणा की है। खेती किसानी का मैंने आपको बताया कितना बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी, यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारी भाजपा की तुलना में लचर है। यह भी सही है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रही है। वैसे गुटबाजी दोनों में है, लेकिन गोदी मीडिया भाजपा वाली गुटबाजी को दिखाएगा नहीं, कांग्रेस वाली जो थोड़ी बहुत दिख जाएगी उसको बहुत बड़ा बनाकर प्रचारित करेगा।
लेकिन मत भूलिए कि 10 सालों की सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी, डबल इंजन की एंटी इनकम्बेंसी, यानी केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी सरकारें हैं, इन दोनों की एंटी इनकम्बेंसी के बीच जो हरियाणा से खबरें आ रही है, वो खबर यह है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही मौजूदा सत्ता से, ये चुनाव मौजूदा सत्ता से राज्य की जनता लड़ते हुए दिख रही है। कई चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें चेहरे महत्वपूर्ण नहीं होते, हर बार कोई जयप्रकाश नारायण, कोई वीपी सिंह, कोई नरेंद्र मोदी, कोई राहुल गांधी नहीं होते। कई चुनाव जनता अपने मुद्दों के आधार पर लड़ती है। यूं कहें कि अक्सर जनता अपने मुद्दों के आधार पर लड़ती है। 1987 का चुनाव भी हरियाणा में जनता ने लड़ा था, नहर के पानी के और टैक्स के मुद्दे पर। 90 में 85 सीटें कांग्रेस के खिलाफ चौधरी देवीलाल के गठबंधन को दी थी। 90 में 85, क्योंकि वो चुनाव जनता लड़ रही थी, देवीलाल नहीं लड़ रहे थे। देवीलाल तो सिर्फ जनता के आकांक्षाओं के निमित्त मात्र थे, एक चेहरे थे। आज की परिस्थिति में चेहरा हो ना हो, किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है और किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वेटेज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सहानुभूति की स्थिति ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है और यह स्वाभाविक ही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और यह इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो जो मांगे, जो डिमांड सत्ता से पूरी नहीं होगी, यह लोकतांत्रिक परिवेश और लोकतांत्रिक परिस्थितियां होती है कि लोग वैकल्पिक व्यवस्था और वैकल्पिक पार्टी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जाति की राजनीति अलग है, सामुदायिक राजनीति अलग है। शैलजा, हुड्डा, वीरेंद्र सिंह, तमाम बातें चलेंगी, खट्टर, नायब सैनी, रामविलास शर्मा, तमाम बातें भाजपा में भी चलेंगी, लेकिन अंततः जनता मुद्दों के आधार पर है। किसे टिकट मिला, किसे नहीं मिला, वो उतना बड़ा मुद्दा हरियाणा में इस बार दिखाई नहीं दे रहा। 2019 के चुनाव में मुद्दा था, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के शासनकाल को पूरी तरह से जस्टिफाई भले ही ना कर पाई हो कि उसने क्या करना चाहिए और कितना किया, लेकिन लोगों को लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि हुड्डा को भी 10 साल दिए थे, कांग्रेस को भी 10 साल दिए थे, अब भाजपा को भी 10 साल दिए। और अब दोनों के 10-10 साल के कामकाज के तुलनात्मक अध्ययन को देखते हुए जनता के पास ये परिस्थितियां आ खड़ी हुई है कि उसे करना क्या है। रोहतक हुड्डा का घर है और उनका गढ़ भी बताया जा रहा है। रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, सोनीपत, इन सभी इलाकों में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से है। अंबाला, यमुनानगर के शहरी इलाके, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, गुड़गांव, इसके शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती है। करनाल के शहरी इलाकों में भाजपा मजबूत दिखती है। लेकिन इन सब के ग्रामीण इलाकों में जाए, जैसे ही शहर से गांव की तरफ मूव करते हैं, वैसे ही असल मुद्दा किसानी हो जाता है। और जब असल मुद्दा किसानी हो जाए और जिस राज्य की 85% से ज्यादा जमीन पर खेती होती हो, वहां स्वाभाविक है आंदोलन जब सत्ता के खिलाफ हो रहा हो तो वोटिंग प्राथमिकताएं क्या होगी, इसके बारे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा एग्जिट पोल 5 अक्टूबर को टेलीविजन की बजाय दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से दिखने लगेगा कि बैरिकेडिंग करने की या लोहे की कील उगाने की कोशिशें जैसे पंजाब बॉर्डर पे हुई है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे सड़कों में लोहे की कील उग गई, वो कोशिशें यहां भी शुरू तो नहीं हो गई। वही असली एग्जिट पोल होगा और उस असली एग्जिट पोल का इंतजार 5 अक्टूबर की शाम टेलीविजन चैनलों से नहीं बल्कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से करना होगा कि आखिर होने क्या जा रहा है। कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए आधा माहौल बिगाड़ ही दिया है और बाद में चाहे जो भी लिपापोती वो करें। जो भारतीय जनता पार्टी पहले से 10 सालों की सफाई देते देते लगी हुई है, जो उत्तर प्रदेश चुनाव में नरेंद्र मोदी कहा करते थे 2016-17 में कि अखिलेश जी आपका काम बोलता है या कारनामा बोलता है, जनता तय करेगी, बिल्कुल यही बात हरियाणा के चुनाव पर लागू होती है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो या नायब सैनी, उनका काम बोलता है या कारनामा बोलता है। काम बोलेगा तो बैरिकेडिंग नहीं लगेगी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, कारनामा बोलेगा तो बैरिकेडिंग लगने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो अब देखते हैं 10 सालों के काम के दरमियान, 10 सालों के कामकाज में, 10 सालों की सत्ता के ऊपर हरियाणा में 5 अक्टूबर को काम बोलता है
या कारनामा बोलता है या विपक्ष का नैरेटिव बोलता है। इन तीनों के बीच की परिस्थितियों के लिए बेसब्री से इंतजार रहेगा 5 अक्टूबर का और किसानों को रोकने के लिए होने वाली संभावित बैरिकेडिंग का, कि बैरिकेडिंग की तारीख 5 अक्टूबर यानी वोटिंग की शाम या 8 अक्टूबर यानी काउंटिंग की शाम या फिर बैरिकेडिंग नहीं होगी। तीनों ही परिस्थितियों का इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।